क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर सवाल उठाए हैं? क्या सीजे सूर्यकांत ने सीधा पूछ लिया है कि इज दिस जस्ट एंड फेयर? क्या हर वायलेंट प्रोटेस्ट को एंटी टेरर लॉ के अंदर डाल देना सही है? और क्या नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने बिना पूरा रिकॉर्ड देखे ही एक प्री डिसीजन कंक्लूजन बना लिया? ये सारे सवाल अब देश की सबसे बड़ी कोर्ट में उठ रहे हैं। अब पूरा मैटर शुरू होता है वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बेलडंगा से, जहां 16 जनवरी को वायलेंस हुआ था। बैकग्राउंड ये था कि एक बंगाली माइग्रेंट वर्कर अलाउद्दीन शेख, जो अलेजेडली झारखंड में मारा गया था, उसकी बॉडी घर लाई गई बरियल के लिए। उसके बाद इमोशनल प्रोटेस्ट हुए, रोड ब्लॉक्स हुए, ट्रेन डिस्टर्ब हुई, टायर्स जलाए गए और कुछ लोग इंजर्ड भी हुए। प्रोटेस्ट था, गुस्सा था, डिसरप्शन था, लेकिन क्या वो टेररिज्म था? हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। 26 जनवरी को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑर्डर पास किया कि केस को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेट करेगी। एनआईए ने तुरंत सेक्शन 15 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 यानी यूएपीए लगा दिया और वायलेंस को इकोनॉमिक टेररिज्म डिस्क्राइब कर दिया गया। और यहीं से लीगल डिबेट स्टार्ट होती है। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची थे, ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से एक सीधा सवाल पूछा, वाज इट जस्ट एंड फेयर फॉर द एनआईए टू एक्सरसाइज इट्स पावर द वे इट डिड? ये एक ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट किसी सेंट्रल एजेंसी से जस्ट एंड फेयर पूछता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और प्रोसीजरल फेयरनेस की बात करता है। अब जस्टिस जॉय माल्या बागची ने और भी शार्प ऑब्जर्वेशंस दिए। द केस डायरी एंड अदर documents were not placed before you. It is a pre-decisional conclusion arrived at without looking at any material. And you say section 15 of the UAPA is applicable. इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है कि अगर एनआईए के पास स्टेट पुलिस का ओरिजिनल रिकॉर्ड ही नहीं था तो उन्होंने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये टेररिस्ट एक्ट है? ये पहला इशू था प्रोसीजरल फेयरनेस का। क्या एनआईए के पास सफिशिएंट मटेरियल था? क्या वेस्ट बंगाल पुलिस ने अपना केस डायरी शेयर किया था? और अगर नहीं किया तो क्या बिना प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स देखे यूएपीए लगा देना सही है? दूसरा इशू और भी इंटरेस्टिंग है। जस्टिस बागची ने कहा कि एवरी इमोशनल आउटबर्स्ट कैन नॉट बी पैकेज्ड एज अफेक्टिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ये लाइन बहुत ही पावरफुल है। मतलब हर गुस्से का एक्सप्रेशन, हर वायलेंट प्रोटेस्ट ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक टेररिज्म नहीं हो जाता। अगर रोड ब्लॉक हुआ, ट्रेन डिसरप्शन हुआ, तो क्या वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी को सिस्टमैटिकली टारगेट करने की इंटेंशन से हुआ था या वो स्पॉन्टेनियस एंगर था? अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पहले ही क्लैरिफाई किया था कि अलाउद्दीन शेख की डेथ मर्डर नहीं थी। 24 जनवरी को स्टेट ने कहा था कि डेथ बाय सुसाइड है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मुर्शिदाबाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने मर्डर या फाउल प्ले को रूल आउट किया, लेकिन प्रोटेस्ट तो उस एलिगेशन पर हुए थे कि उनका मर्डर हुआ। जब नैरेटिव चेंज हुआ तब तक ग्राउंड पर टेंशन हो चुकी थी। अब यूनियन गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी एक लीगल प्रोसेस के बाद हुआ। 20 जनवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करे कि एनआईए को इन्वॉल्व करना है या नहीं। ये ऑर्डर अपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी और दूसरे अपेलेंट्स के पिटीशन पर आया था। हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट सिटीजन की लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टीज प्रोटेक्ट करे। सेंट्रल फोर्सेस ऑलरेडी एरिया में थे और स्टेट ने एडिशनल फोर्सेस को अपोज भी नहीं किया। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये एलिगेशन भी आया कि वायलेंस हिंदूज को टारगेट करके हुआ है। स्टेट ने उस हियरिंग में कहा था कि एरिया में पीस है, तो एक तरफ कम्युनल टारगेटिंग का एलिगेशन, दूसरी तरफ स्टेट का स्टैंड के सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ये पॉलिटिकल और लीगल टेंशन का बैकग्राउंड है। अब स्टेट पुलिस ने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट, नेशनल हाईवेज एक्ट, भारतीय न्याय संहिता और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। यानी स्टेट कह रहा था कि ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ और पब्लिक ऑर्डर स्टैट्यूट सफिशिएंट है। हर वायलेंट एक्ट को एंटी टेरर लॉ के अंदर ले जाना जरूरी नहीं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने खुद सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया, ये आर्ग्यू करते हुए कि बेलडंगा इंसिडेंट में वो ऑफेंसेस कमिट नहीं हुए जो यूएपीए के शेड्यूल में लिस्टेड है। सीनियर एडवोकेट कल्याण बैनर्जी ने कोर्ट में आर्ग्यू किया कि यूएपीए इन्वोक करने के लिए स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड होता है, सिर्फ डिसरप्शन या प्रोटेस्ट काफी नहीं होता। दूसरी तरफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू का आर्गुमेंट ये था कि अटैक्स टारगेटेड और प्री प्लान थे, स्पॉन्टेनियस नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट ने डॉक्यूमेंटेशन शेयर नहीं किया। यहाँ जस्टिस बागची ने एक प्रैक्टिकल सजेशन दिया, एनआईए शुड गो बैक टू कलकत्ता हाई कोर्ट टू आस्क फॉर द केस पेपर्स। मतलब अगर आपको रिकॉर्ड नहीं मिल रहा तो प्रॉपर जुडिशियल चैनल से मांगो, लेकिन बिना देखे कंक्लूजन मत निकालो।
जस्टिस बागची ने ये भी ऑब्जर्व किया कि एनआईए को कंसिडर करना होगा कि वायलेंस एक इम्प्रॉम्प्टू एक्सप्रेशन ऑफ एंग्विश था या नहीं, और क्या उसका इंटेंशन इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी क्रिएट करना था। यूएपीए के सेक्शन 15 में टेररिस्ट एक्ट डिफाइन होता है, जिसमें इंटेंशन होता है थ्रेटन करना इकोनॉमिक सिक्योरिटी को या यूनिटी इंटीग्रिटी को। इंटेंशन यहाँ की एलिमेंट है। और सबसे स्ट्राइकिंग लाइन जो रिपोर्ट हुई, यू कैन से देयर वाज नो यूज ऑफ एक्सप्लोजिव्स एंड दैट देयर वाज नो इंटेंशन टू अफेक्ट इकोनॉमिक सिक्योरिटी। यू कैन टेल हाई कोर्ट दैट एनआईए इन्वोक्ड इट्स पावर इनकरेक्टली। ये ऑलमोस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंडर है कि एजेंसीज इनफैलिएबल नहीं होती, अगर गलती हुई है तो वो एडमिट कर सकती है। अब इस सिचुएशन ये है कि एनआईए प्रोब को इफेक्टिवली स्टार्टिंग लाइन पर भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि एजेंसी को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी होगी कलकत्ता हाई कोर्ट में सील्ड कवर में आफ्टर और ड्यूरिंग इट्स प्रोब, स्पेसिफिकली ये बताने के लिए कि क्या मटेरियल एग्जिस्ट करता है जो यूएपीए केस बनाता है। और तब तक जब तक चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट एनआईए के फाइंडिंग्स एसेस नहीं कर लेते, यूएपीए चार्जेस के साथ प्रोब कंटिन्यू नहीं हो सकती। ये जजमेंट एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को भी टच करता है, फेडरल बैलेंस। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन एनआईए एक्ट और यूएपीए सेंट्रल लेजिस्लेशन है। जब सेंटर स्टेप इन करता है, स्पेशली एंटी टेरर फ्रेमवर्क के थ्रू, तो एक पॉलिटिकल सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का रोल यहाँ न्यूट्रल आर्बिटर का है, इंश्योरिंग कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का यूज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉशन के साथ हो। सिंपल तरीके से समझे तो सवाल ये है कि क्या हर वायलेंट प्रोटेस्ट को टेररिज्म का लेबल दे देना सही है? क्या इकोनॉमिक डिसरप्शन ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक टेररिज्म बन जाता है? या फिर एंटी टेरर लॉ का एक रिसोर्ट होना चाहिए कि जब क्लियर एविडेंस हो कि इंटेंट था देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को हिट करना। आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि एवरी इमोशनल आउटबर्स्ट कैन नॉट बी पैकेज्ड एज अफेक्टिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ये लाइन फ्यूचर केसेस में कोर्ट होगी। ये सिर्फ बेलडंगा का केस नहीं है, ये एक प्रेसिडेंट सेटिंग मूवमेंट हो सकता है जहां कोर्ट डिफाइन करेगा कि प्रोटेस्ट और टेररिज्म के बीच लकीर कहाँ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए पर सवाल उठाया है? बिल्कुल। और अब सबकी नज़र कलकत्ता हाई कोर्ट पर होगी, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि बेलडंगा वायलेंस एक ऑर्डिनरी लॉ एंड ऑर्डर इशू था या सच में एंटी टेरर फ्रेमवर्क जस्टिफाई करता है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।